हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में। और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना उमड़ी। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने जर्मनी के बारे में भी पढ़ा था, हमने जर्मनी के इतिहास को पढ़ा था। जर्मनी में जो बाधाएं थी, जो रुकावटें थी, जो उसे एक होने नहीं दे रही थी, उसके बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके या प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या हुआ जो जर्मनी में एकीकरण के लिए जिम्मेवार रहा, या किस वजह से जर्मनी में एकीकरण हुआ। तो इसमें हम बात करें जर्मनी के एकीकरण की, तो जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत को है वो हम इस तरीके से मान सकते हैं कि जब नेपोलियन ने जर्मनी में आक्रमण किया, या नेपोलियन ने जब अपना विजय अभियान शुरू किया था और उस क्रम में जब वह जर्मनी में आया, तो जर्मनी में जैसा कि आपको मालूम है कि जर्मनी में 300 छोटे बड़े राजा थे। जर्मनी जो था 300 भागों में बटा था, लेकिन जब नेपोलियन ने उन छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण किया और आक्रमण करके जीत लिया, तो जीतने के बाद जो है पूर्ण रूप से जो जर्मनी था वो 39 राज्यों तक सीमित हो गया। यानी उसने क्या किया कि पूरी जर्मनी को जीत तो नहीं पाया, यानी जिन क्षेत्रों को उसने जीता और जीत करके उनको क्या किया, एक किया। और एक करने के बाद उसने जो है उसे 39 राजाओं तक, यानी 39 राज्यों तक क्या किया, सीमित कर दिया। और इस चीज को कहा जाता है जर्मन राइन संघ। यानी नेपोलियन ने जर्मनी में जीते हुए प्रदेशों का एक संघ बनाया जिसको जर्मन राइन संघ के नाम से जाना जाता है। और इसमें किसने देश शामिल रहे, तो इसमें कितने देश शामिल, राज्य शामिल रहे, तो 39 राज्य जो है इसमें शामिल रहे। यानी 39 राज्यों का उसने क्या किया, एक समूह बना दिया जर्मनी में, जिसको जर्मन राइन संघ के नाम से जाना गया है। और ये कब हुआ, 1806 ईस्वी में। तो 1806 ईस्वी में जर्मनी में नेपोलियन ने क्या किया, जर्मन राइन संघ का निर्माण किया। और इसी को उसकी जो है नींव मानी जाती है जर्मनी के एकीकरण की, क्योंकि पहला जो हम कह सकते हैं कि लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया गया, वो प्रयास यही था जब नेपोलियन ने वहां जर्मन राइन संघ का निर्माण किया। तो पृष्ठभूमि अगर हम देखें जर्मनी के एकीकरण की, तो उसकी पृष्ठभूमि जो है वो नेपोलियन के द्वारा तय की गई। लेकिन अगर बात करी जाए उस समय क्या क्या ऐसी चीजें हो रही थी जिसकी वजह से जो है लोगों में राष्ट्रवाद आ रहा था और वे एक जर्मनी को देखना चाहते थे, तो इनमें चीजें थी। एक चीज थी जिसको बोला गया रोमांटिसिज्म। यूरोप में उस समय जो है मध्यम वर्ग जो था वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो चुका था। वो लोगों में जो है सोच और तर्क की प्रवृत्ति को जागृत कर रहा था। ऐसी स्थिति में जर्मनी में भी रोमांटिसिज्म आया। रोमांटिसिज्म का मतलब यह हुआ कि विभिन्न दार्शनिकों, लेखकों, या हम ये कह सकते हैं कि शिक्षित वर्ग के लोगों के द्वारा जर्मनी के लोगों को बतलाया गया कि उनका अतीत क्या है, वे कौन है, उन्हें क्या क्या चीजें पहले से जो है उन लोगों के पास थी। और यानी ये कहा जा सकता है कि उनके अतीत को बतलाया, उनके गौरव को बतलाया, उनके उपलब्धि को गिनाया और गिना करके कहा कि तुम जो हो सबसे अच्छे हो, तुम जो है सबसे मजबूत हो, तुम्हारे पास जो है बहुत ज्यादा ताकत है, इसलिए तुम एक राष्ट्र के लिए तैयार हो जाओ या अपने राष्ट्र के लिए बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। तो ये भावनाएं जो लोगों में आई, अपने देश के प्रति जो बलिदान की भावनाएं आई, उसको बोला गया वो, उसको क्या बोला गया, वो। और ये क्यों हुआ, ये रोमांटिसिज्म के द्वारा ही हुआ, जब लोगों में विभिन्न तरीकों से लोगों को जो है एकजुट या उनके बारे में बतलाने की कोशिश की गई लेखकों, विचारकों, दार्शनिकों के द्वारा, तो उनमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगी और उसी को बोला गया ओक, VOK। तो ओक जो है ये एक तरीके से कहा जाए कि जर्मनी में राष्ट्रवाद का क्या है, एक कारण है, या जर्मनी में जो राष्ट्रवाद आया वही
वोक है। अब ये कैसे हुआ? तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेपोलियन जो था वो फ्रांस का रहने वाला था, और आपको मालूम है कि शुरू शुरू में तो नेपोलियन ने जब विजय अभियान किया तो लोगों ने उसके विजय अभियान का स्वागत किया, लेकिन उसने जो नीति अपनाई उससे वहां की जनता बहुत दुखी हुई, और इसके लिए वोक के तहत जो है लोग जो है जर्मनी के समर्थन में आए और फ्रांस के खिलाफ जाने लगे। यानी एक तरीके से कहा जाए कि दूसरे देशों में जो इनके साथ किया उससे इनमें जो है राष्ट्रवाद की भावना आनी शुरू कर गई। यानी नेपोलियन ने जो इन पर अत्याचार किए उस वजह से इन लोगों में एक जुटता आनी शुरू हो गई, और इसी को बोला गया वो। या ये जो आया, ये क्यों आया? तो ये आया रोमांटिसिज्म के दौरान या रोमांटिसिज्म की वजह से। अब रोमांटिसिज्म में क्या हुआ, क्यों हुआ, इसको हम समझते हैं। रोमांटिसिज्म जो है वो एक राष्ट्रवाद की भावना है, और ये आई किस वजह से? विभिन्न दार्शनिकों, लेखकों, विचारकों, कवियों, चित्रकारों, कलाकारों, इनके द्वारा उनमें जागृति पैदा की गई। अब इस तरीके से जैसे अगर हम बात करेंगे किन लोगों के द्वारा लाया गया, तो यही लोग थे। जैसे अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति है हीगल कांट। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद को प्रमोट किया। कहा कि जो हमारा इतिहास रहा है वो हमेशा उत्पादन को लेकर के एक दूसरे लोग जो है आपस में लड़ते रहे हैं, या दो वर्ग जो है उत्पादन को लेकर के हमेशा जो है एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता रहा है। ऐसी स्थिति में जो वर्ग जितना ज्यादा जो है अपने आप को मजबूत बनाया, जितने ही ज्यादा अपने आप को शक्तिशाली बनाया, उसी का जो है सीमित क्षेत्र पर या सीमित संसाधन पर अधिकार रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को भी जो है उत्पादन के साधन पर अधिकार को लेकर के संघर्ष करना चाहिए। ये कहा किसने? हीगल कांट ने। यानी ये इन्होंने जर्मनी के लोगों को कहा कि आप अपने अधिकारों के लिए तैयार हो जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों को जो है अधिकार मिला हुआ है, ये हमें बतलाता है जिन लोगों ने संघर्ष किया। तो आप देख सकते हैं हीगल कांट ने किस तरीके से जर्मनी के लोगों को संघर्ष के लिए तैयार किया। दूसरे अगर हम बात करें, एक अल्टर्ड है और ग्रीम बंधु है। ये दो भाई हैं, इसलिए इनको बोला जाता है जैकब और ग्रीम। तो ये ग्रीम बंधु जो है, इन लोगों ने या अल्टर्ड ने अपनी कविताओं से लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगानी शुरू की। जैसे कि आप लोगों ने भारत में देखा होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई या अन्य जो हमारे लेखक हैं, उन लोगों ने जो है या कवि जो है, उन लोगों ने अपने कविताओं से लोगों को जो है अपने देश के प्रति बलिदान करने की जो है प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि हम अपने देश के लिए जो है अपनी जान तक न्यौछावर कर सकते हैं। तो ये हम लोगों की जो कविताएं होती है वो कहीं ना कहीं पढ़ने के बाद, सुनने के बाद जो है हमारे अंदर जो है अपने राष्ट्र के प्रति कुछ करने की भावना आती है। तो ये काम किया वहां के अल्टर्ड ग्रीम बंधु इन लोगों ने। इन्होंने जो अपनी कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, उसमें बतलाया कि जर्मनी के लोगों का जो है इतिहास बहुत ही ज्यादा मजबूत रहा है। जर्मनी के लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली रहे हैं। जर्मनी के लोग जो है बलिदानी रहे हैं, और हम अपने बलिदान को देकर के जो है अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। तो इन लोगों ने ये लिखा। उसी तरीके के एक अन्य भी व्यक्ति थे जिसका नाम था कैस्पर डेविड फ्रेडरिच। उसी में एक और थे हिंडेनबर्ग और नोवालिस। इन लोगों ने क्या किया? जर्मन अतीत को बतलाया। जैसे कैस्पर डेविड फ्रेडरिच ने एक तस्वीर बनाई, उस तस्वीर में दिखाया ये गया, बतलाया ये गया, वो तस्वीर का मायने ये है कि उन्होंने कहा कि जर्मनी के लोगों तुम देखो, तुम जानो कि तुम क्या हो, तुम्हारा अतीत क्या रहा है। यानी जर्मनी के लोगों को उनका अतीत दिखलाने की कोशिश की, और जर्मनी के लोगों का जो इतिहास रहा था, अतीत रहा था, नेपोलियन के आक्रमण के बाद जब खत्म हो गया था, उसको फिर से लाने में इन लोगों ने क्या किया? योगदान दिया। तो ये हो गए। उसी तरीके से होफमैन वॉन फेल्सलेबन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक कविता लिखी, और कविता क्या लिखी? इन्होंने लिखा जर्मन अबव एवरीथिंग। यानी जर्मनी के जो लोग हैं वो जर्मनी के बाद हैं, यानी जर्मनी जो है सभी चीजों से क्या है? ऊपर है, और आज यही जर्मनी का राष्ट्रगान भी है। तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया कि लोगों में एक तरीके से रोमांटिसिज्म बढ़ाया, यानी अपने राष्ट्र के प्रति बलिदान की भावना जागृत करी। उसी तरह जो चित्रकार थे, कलाकार थे,
उन्होंने अपने चित्रों के द्वारा, अपनी कलाओं के द्वारा जो है लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगानी शुरू की। और राष्ट्रवाद की जब भावना जगनी शुरू हो गई तो जो जर्मनी के लोग थे वो फ्रांस के विरुद्ध जाने लगे, बढ़ने लगे। और बात करी जाए, इससे हुआ ये कि उदारवादी वर्ग जो था वो खास करके ये प्रयास करने लगा कि हम जो है स्वतंत्र हो जाएं, हम जो है अपनी एक निरंकुश शासन व्यवस्था से हट करके गणतंत्रवादी शासन व्यवस्था को अपनाएं। अगर बात करी जाए शिक्षकों और विद्यार्थियों की, तो शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भी जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत सारे प्रयास किए। जैसा आप लोगों ने भी देखा होगा कि भारत को आजाद कराने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों ने जो है स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया जब 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो वैसी तरह का यहाँ भी हुआ। यहाँ के भी विद्यार्थियों, शिक्षकों ने जो है जर्मनी के एक करने के लिए या जर्मनी को निरंकुश शासन व्यवस्था से बाहर करने के लिए कई सारे योगदान दिए। और इसी में एक काम किया गया, ब्रिसेनसेफ्ट का जो है निर्माण किया गया। और ये शिक्षकों और विद्यार्थियों के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए बनाया गया संगठन था। अगर बात करी जाए वाइमर गणराज्य का जो एना विश्वविद्यालय था वो राष्ट्रवादियों का गढ़ था। यानी वहां राष्ट्रवाद को चाहने वाले लोग जो थे या उसमें पढ़ने वाले जो छात्र थे वो बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद को प्रमोट करते थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मध्यम वर्ग के जितने लोग हैं, चाहे वो लेखक है, कवि है, दार्शनिक है, चित्रकार है और या कलाकार है या शिक्षक है या विद्यार्थी है, ये सभी लोग जो है जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को भड़का रहे हैं। अगर बात करी जाए, ये तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से कर रहे हैं। अगर हम बात करें आर्थिक तौर पर, तो आर्थिक तौर पर जो है ये भी प्रयास किया गया कि जर्मनी के लोगों को एक किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है प्रसा ने क्या किया, पहल की और उसी के नेतृत्व पर जालवेरिन बना। ये आर्थिक संघ था, यानी व्यापारियों का एक क्या था, संघ था। ये कब बना, 1818 में। और चूंकि आपको मालूम है कि उस समय जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, व्यापार जो था वो प्रगति में नहीं था। कारण क्या था कि आपने शुरू में जो वीडियो मैंने आपको बतलाया है उसमें हमने बतलाया है कि बहुत ज्यादा जो है टैक्स लगाया जाता था। एक राज्य से दूसरे राज्यों में जब सामान को ले जाया जाता था तो हर बार जो है 5% का टैक्स लगा दिया जाता था। और कई बार ये टैक्स जो है 30 गुना तक भी पहुंच जाता था। तो इस तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है सामानों के दाम बढ़ जाते थे। और इससे व्यापारी जो है सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान बेचने में कतराते थे या उनको व्यापार में उतना ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। तो इसी को ध्यान में रख करके प्रसा ने, अब प्रसा की बात करी जाए तो आपने नक्शे में देखा होगा कि जर्मनी के ऊपरी हिस्से में क्या है, प्रसा है, और निचले हिस्से में ऑस्ट्रिया है। ठीक है, तो प्रसा जो है यहाँ उदारवादी लोग थे, उदारवाद चाहने वाले लोग थे, ये जो है परिवर्तन चाहते थे। तो ध्यान में रखते हुए इसने क्या किया, जालवेरिन बनाई। और जालवेरिन जब बना तो इसमें टैक्स हटा दिया। प्रसा ने क्या किया कि टैक्स हटा दिया, कहा कि अब हमारे साथ आप व्यापार करें, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में जो टैक्स लिया जाता था। और ये इतना ज्यादा फेमस हुआ कि 1836 आते आते आपको मालूम है कि 39 राज्य थे, 39 राज्यों में से 25 राज्य जो है इस संघ के द्वारा जुड़ गए। अब संघ से जुड़ जाने से क्या होगा, आप समझ लें कि अब एक दूसरे राज्यों से व्यापार करना आसान हो गया। अब अपने सामानों पर ये टैक्स नहीं लेते थे, फिर उनके राज्यों में जाते थे तो ये टैक्स नहीं देते थे। तो इससे हुआ ये कि एक तरीके से भाईचारा आया। जब एक दूसरे व्यक्ति एक से संपर्क करते हैं तो संपर्क होने के बाद जो है उनमें भाईचारा आती है। तो सेम चीज यही हुआ। आर्थिक तौर पर ही हम कह सकते हैं कि जर्मनी को एक करने का प्रयास किया गया। सबसे पहला प्रयास जो है राजनीतिक तौर पर नहीं, आर्थिक तौर पर हुआ। और यही हुआ कि जालवेरिन संघ बनाया गया। और इसमें 40 राज्यों में से 25 राज्य जो है शामिल हुए और एक दूसरे से व्यापार करना शुरू कर दिया। और व्यापार करने से उन दोनों के जो दूरियां थी वो घटी और वे एक होना शुरू हो गए।
अगर बात करी जाए राजनीतिक तौर पर कि राजनीतिक तौर पर जर्मनी को एक करने का प्रयास कब हुआ, तो राजनीतिक तौर पर 1848 में। अगर बात करी जाए कि 1830 में जो क्रांति हुई फ्रांस में, तो उस समय भी क्रांति जब हुई तो छोटे छोटे जो राज्य थे जैसे सेक्सोनी हो गए, हनोवर हो गए, इन राज्यों में लोकतंत्र को लेकर के आंदोलन हुआ था। लेकिन प्रसा और ऑस्ट्रिया ने उस आंदोलन को क्या किया था, मिलकर के दबा दिया था। लेकिन अब प्रसा भी ये जान चुका था कि जर्मनी का एकीकरण करना ही होगा, तभी जाकर के हम बाकी राष्ट्रों से जो है अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रसा ने जाल्बेरिन बनाई ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके। तो जाल्बेरिन बना तो कुछ हद तक लोगों में एकता आई, लेकिन राजनीतिक तौर पर पहला प्रयास किया गया 1848 में, जब आप लोगों ने पढ़ा है कि जो वहां पार्लियामेंट का गठन किया गया और पार्लियामेंट के गठन करने के बाद जो है जीते हुए प्रतिनिधियों ने फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को, जो प्रसा के शासक थे, उनको अपना नेता माना। कहा कि आप जो है पूरे जर्मनी का क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। ये माना था, आप लोगों ने पढ़ा था फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट था उसमें। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पहला प्रयास किया गया जर्मनी को एक करने का। लेकिन ये भी आपने देखा था कि फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने क्या किया था, उनके ये जो प्रपोजल दिया गया था उसको ठुकरा दिया था। ठुकराया इसलिए था कि जो उसका राज्य जो है वो एक तो चला जाएगा, संवैधानिक रूप से शासन करने की बात करी गई थी फेडरल जो पार्लियामेंट था उसमें, तो राजा की जो पावर है वो खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ से ऑस्ट्रिया का भी हस्तक्षेप वो नहीं चाहता था, तो इस वजह से उसने क्या किया था, जो ये प्रपोजल दिया गया था उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो पहली बार ये प्रयास हुआ, प्रपोजल जो था रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद प्रसा ने और ऑस्ट्रिया ने सबने मिलकर के क्या किया, उदारवादियों ने जो मांग रखी थी, उनके जो पार्लियामेंट था उसको भंग कर दिया, उनकी मांग जो थी उसको खत्म कर दिया। लेकिन इसके बाद जब फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो थे वो मर गए, मरने के बाद जब उनका भाई राजा बना जिसका नाम था फ्रेडरिक प्रसा, सॉरी विलियम प्रसा, तो जब विलियम प्रसा जो शासक बना तो वो जो था वो उदारवादी था, वो लिबरल शासक था। ऐसी स्थिति में उसने क्या किया कि कई तरह के चेंजेस लाए, वो कई तरह के परिवर्तन लाए, क्योंकि वो जान लिया था कि जर्मनी का एकीकरण होगा तो हमारे ही नेतृत्व में होगा, यानी प्रसा के ही नेतृत्व में होगा। और इसके लिए उसने क्या किया, कई सारे प्रयास किए। इनमें प्रयास ये किया कि उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को शुरू किया, औद्योगिकरण को शुरू किया। फ्रांस जो था वो चाहता था कि हमारी ही ताकत मजबूत रहे ताकि जर्मनी जो है टुकड़ों टुकड़ों में बटे रहे। तो लेकिन प्रसा जो था वो चाहता था कि हम जो है फ्रांस से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए विलियम प्रसा ने क्या किया कि अपने यहाँ औद्योगिकरण को शुरू किया। चूंकि आपको मालूम है कि जो प्रतिक्रियावादी शासक थे वो बदलाव नहीं चाहते थे, लेकिन ये उदारवादी था, इसने औद्योगिक रूप से प्रसा को मजबूत करना शुरू किया। और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित किए। जब उद्योग धंधे स्थापित किए तो लोगों को जो रोजगार मिलना शुरू हो गया, जो गरीबी थी वो थोड़ी बहुत कम होने लगी। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो गया। और उन्होंने जो आधारभूत संरचनाएं थे उनमें भी कई तरह के बदलाव किए, उनको भी सही तरीके से सुचारू रूप से चलाना शुरू किया। जो उनकी मिलिट्री थी, जो उनकी सेना थी, उन सेना को भी बढ़ाना शुरू किया, सेना को भी मजबूत करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ इन सब कार्यों को करने के बावजूद भी उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपना चांसलर बनाया। इन्होंने, आपको ध्यान देना है, इनका जो है चुनाव नहीं हुआ था, इनको उसने क्या किया, मनोनीत कर दिया। तो फ्रेडरिक विलियम के बाद जो राजा बना विलियम प्रसा, इसने क्या किया कि एक अपना प्रधानमंत्री चुना। और प्रधानमंत्री किसको चुना, बिस्मार्क को चुना। बिस्मार्क किस तरीके का व्यक्ति था, तो आपको मालूम है बिस्मार्क जो था कंजर्वेटिव था, यानी प्रतिक्रियावादी था, वो उदारवादी नहीं था। लेकिन आपको मालूम यहाँ चल रहा है कि विलियम प्रसा जो है उदारवादी है, लेकिन जो चांसलर बनाया वो किसको बनाया, बिस्मार्क को बनाया। बिस्मार्क कैसा था, प्रतिक्रियावादी था, यानी वो उदारवादी नहीं था। परिणाम क्या हुआ, विलियम प्रसा का भी विरोध होना शुरू हो गया कि उसने जो है उदारवादियों के इतर जो है प्रतिक्रियावादी को अपना क्या किया, चांसलर बनाया। और इस वजह से इनका भी लोगों ने जो है विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन बिस्मार्क ने जो नीति अपनाई उससे हुआ ये कि पूरी जर्मनी के लोग जो है वो बिस्मार्क के कायल हो गए
और बिस्मार्क ने ही जाकर के जर्मनी का एकीकरण का रास्ता तय कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ये जानकारी के साथ कि किस तरीके से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।